आज जिस कहानी को मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसे सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि आपकी ज़िंदगी में कभी भी इस प्रकार की घटना ना घटे, क्योंकि इस कहानी की जो मुख्य किरदार है वो अपनी ज़िंदगी में इसे अब तक अपने आसपास महसूस कर रही है। बेशक आप इस कहानी को ज़रूर सुनिए और भरपूर मज़ा लीजिए। इसी तरह की कहानी मैं रोज़ाना रात के 9 बजे आपके लिए लाता रहूँगा, लेकिन आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें। हाँ, कमेंट्स में ज़रूर आप लिखिए ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियों को ढूंढ करके आपके लिए लाता रहूँगा। यह कहानी है अमेरिका के कैलिफोर्निया की। कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस के बगल सैन पेड्रो नामक एक जगह है। सन 1988 की बात है। वहाँ पर जैकी हर्नांडीज नाम की एक महिला रहती थी जिसकी शादी हो चुकी थी। उसकी एक 4 साल की बेटी भी थी और वो दोबारा प्रेग्नेंट हो चुकी थी और कुछ ही महीनों में एक दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली थी। लेकिन उसकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही थी। उसका पति उसके साथ हमेशा मारपीट करता था, बल्कि इस वक्त भी जब वो प्रेग्नेंट है वह मारपीट करने से परहेज नहीं करता था। जब भी उसका पति कहीं बाहर से घर को लौटता, वह घर में घुसते ही अपनी पत्नी से गाली गलौज करता और उसके साथ मारपीट किया करता था। इन सब बातों से जैकी बहुत परेशान थी। वह चाहती थी कि किसी प्रकार इसे छोड़ दे। वह इन सब बातों को लेकर बहुत परेशान थी और एक दिन उसने निश्चय किया कि इस घर को छोड़ करके वो कहीं और चली जाएगी। अंततः उसने यही किया। अपने और अपने बच्चों के सभी सामानों को समेटकर वो उस घर को छोड़ देती है। अब वह अपने घर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसने अपने माता पिता की मर्जी के बगैर शादी की थी और उसके माता पिता इस बात को लेकर बहुत चिंतित भी थे और उनसे नाराज भी थे। इसलिए वो अब किसी भी हालत में अपने घर नहीं जा सकती थी। अब वो घर को छोड़ कर के बाहर तो निकल आई, लेकिन उसने पहले से अपने लिए रहने के लिए कोई भी घर नहीं ढूंढा था। उसने बस यही सोचकर उस घर को छोड़ा था कि किसी प्रकार इस घर को छोड़कर मैं बाहर आ जाऊं और कहीं और रह करके अपने पति के खिलाफ डाइवोर्स के केस फाइल करूं और उनसे मंथली खर्च के रूप में कुछ पैसे ले लूं, जिससे उसका और उसके बच्चों का गुजारा हो सके। अब वो घर को छोड़कर बाहर तो आ गई थी, लेकिन उसके सामने बहुत सारी परेशानियां भी थी। उसे एक अच्छा घर भी चाहिए था, लेकिन कम कीमत पर। जिस जगह पर वो रहती थी उस जगह के आसपास के जितने भी मकान थे वो काफ़ी महंगे थे, जिसे वो किसी भी प्रकार से अफोर्ड नहीं कर पाती। अब वो ऐसी ही हालत में किसी खुले पड़े जगह पर या फिर सड़कों पर रह करके अपने लिए सस्ता घर ढूंढने लग जाती है। यहाँ तक कि लोगों के पास से न्यूज़पेपर मांग करके उसमें दिए गए एड्स को देखती थी, जिस पर सस्ता और उसके लिए अच्छा एक मकान मिल जाए। आखिर बहुत सारी परेशानियों को झेलने के बाद फाइनली सैन पेड्रो के अंदर एक छोटा सा घर उसे मिल जाता है, जो उसकी रेंज का भी था और उसे देखकर वो बहुत खुश होती है। उसने उस घर के मालिक से कांटेक्ट भी किया और जल्दी ही उन दोनों के बीच में डील भी हो गई। घर के मालिक उसके किराए के बारे में उसे बतलाता है और नियम शर्तें वगैरह बतला करके जैकी को उस घर की चाबी दे देता है। जैकी उस घर को पाकर बहुत खुश थी और अपने बच्चे के साथ उस घर में पहली बार आती है। चूँकि वह घर काफ़ी दिनों से बंद था, इसलिए जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है सभी ओर धूल गंदगी फैली हुई थी। वो पूरे मेहनत के साथ में उस घर को साफ सफाई करने में लग जाती है और किसी प्रकार उस दिन रहने के लिए अपने और अपने बच्चे के लिए बिस्तर बना लेती है, ताकि उस दिन वो आराम कर सके। शिफ्ट होने के बाद उस मकान को साफ सफाई करने में उसे काफ़ी परेशानी हो रही थी, क्योंकि उनके पास बच्चे थे जिन्हें संभालना भी था और उनके लिए और अपने लिए खाना पीना बनाना भी था। वो ऐसी स्थिति में भी उस जगह को पूरे शिद्दत से साफ सफाई करने में लग जाती है और उसे महसूस हो रहा था कि वो अकेले है, क्योंकि उसका पति नहीं था। वो उस अकेलापन को महसूस कर रही थी जो उससे पहले उसने कभी नहीं किया था। खैर, थोड़ी बहुत साफ सफाई करने के बाद जैकी अपने और अपने बच्चों के लिए टेम्प्रोरी बिस्तर लगा लेती है, ताकि वो उस रात अच्छी तरह से गुजार सके। वो अकेलापन तो महसूस कर रही थी, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि वो और उनके बच्चों के अलावा उस घर में कोई और भी रहता है। किसी प्रकार वह पहला दिन भी बीत जाता है। जैकी अगले दिन फिर से उस घर की साफ सफाई करने में लग जाती है। इस बीच वो अपने बच्चों को भी संभालती, खाना पीना भी बनाती और साफ सफाई भी कर रही होती है। इस दौरान उसे महसूस होता है कि कोई है जो उस पर नज़र रखे हुए है, लेकिन वो उसे दिखाई नहीं देता है। शाम होती है और रात का समय आ जाता है। जैकी चूँकि बहुत थकी हुई थी, अपने बिस्तर पर जा कर के लेट जाती है। लेटे हुए उसे अभी कुछ ही समय हुआ था कि उसे छत से ठक ठक की आवाज़ सुनाई देती है। छत एक त्रिकोणनुमा बना हुआ था। जिस प्रकार हमारे देश में सभी छतें फ्लैट
बनाई जाती है, उसी प्रकार बाहर के देशों में त्रिकोणनुमा बनाए जाते हैं ताकि उस जगह को इस्तेमाल में लाया जा सके, वहाँ पर अपने कुछ सामानों को रखा जा सके। ये आवाज़ वहीं से आ रही थी। जैकी दिन भर काम करके काफ़ी थकी हुई थी और उसे नींद भी आ रही थी, इसलिए उसने इस बात को ज़्यादा महत्व नहीं दिया और उसे इग्नोर करके उस दिन वो आराम से सो जाती है। इसी प्रकार दिन बीतने लगते हैं। जैकी ने अपने लिए कुछ नए दोस्त बना लिए थे, लेकिन इस दौरान उसे कुछ महसूस होता था और वो शक्ति उसे बार बार यह एहसास कराती थी कि वो अकेले नहीं है, उसके साथ कोई और भी है। लेकिन इन बातों को जैकी ध्यान नहीं देती थी और अपने दिनचर्या के कामों में लगे रहती थी। एक दिन की बात है, जैकी ने अपने दो दोस्तों को घर बुलाया हुआ था। उसे किचन के अंदर में कुछ काम करवाना था। वह और उसका एक दोस्त किचन के अंदर काम कर रहे थे, जबकि दूसरा दोस्त बाहर लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रहा था। अचानक पास पड़े टेबल से एक कांच का पेन स्टैंड हवा में ऊपर उठता है और धीरे धीरे किचन की ओर बढ़ने लगता है। जैकी और उसका दोस्त अंदर किचन में काम कर रहे होते हैं। धीरे धीरे वो पेन स्टैंड जैकी की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही वो जैकी के पास पहुंचता है, अंदर जो उसका दोस्त काम कर रहा था उसने जैकी की ओर देखा और उससे कहा, ये कैसे हो सकता है। तो जैकी ने भी उस पेन स्टैंड को देखा। जैसे वो देखती है, धीरे से वो कांच का स्टैंड नीचे गिर जाता है। चूंकि वो कांच का बना था, टूट जाता है। अब चूंकि जैकी के साथ उनके दोनों दोस्तों ने उसे अपनी आंखों से देखा था, इसलिए वे लोग काफ़ी डर जाते हैं और जैकी से सवाल करते हैं, क्या तुम्हारे घर में कोई जादूगर है जो इस प्रकार से तुम्हारे घर के सामान हवा में उड़ने लगते हैं? जैकी ने उसे जवाब दिया, नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। यह घटना तो मेरे सामने भी आज पहली बार हुआ है। हाँ, लेकिन जब से मैं इस घर में रहने के लिए आई हूँ, तब से मुझे ऐसा महसूस होता है कि कोई है जो इस घर में मेरे अलावा रहता है और कभी कभी ठक ठक की आवाज़ भी मुझे सुनाई देती है, जिससे ऐसा लगता है कि मेरे अलावा कोई और भी है जो इस घर में रह रहा है और वो मुझे अपने रहने का एहसास दे रहा है। इसी प्रकार से रोज़ाना कुछ न कुछ घटना उसके घर में घटित हो रही थी। जैकी इन सभी घटनाओं को झेलते झेलते समय बिता रही थी और 1989 का टाइम आ जाता है। चूँकि जैकी के लिए बहुत ही मजबूरी थी, इसके आसपास के जो भी घर थे वो काफ़ी महंगे थे, जिसे जैकी नहीं ले सकती है और इस जैसा सस्ता घर उसे और कहीं नहीं मिल रहा था। अब जैकी का एक दिनचर्या बन गया था। वो जब कभी रात में सोती तो वो अपने बच्चों को देखकर सोती और जब सुबह उठती तो सबसे पहले वो अपने बच्चों को देखने के लिए जाती कि वे सही सलामत हैं या नहीं। एक दिन की बात है, जैकी सुबह उठ करके अपने बच्चों के कमरे की तरफ जाती है और धीरे से दरवाज़ा खोलती है। उसने उस कमरे में अपने बच्चों के लिए डबल बेड लगा रखे थे, मतलब एक बेड के ऊपर दूसरा बेड। जैसे ही वो उस कमरे में प्रवेश करती है तो देखती है कि उनके दोनों बच्चे आराम से सोए हुए हैं, लेकिन उसे महसूस होता है कि उस बेड के नीचे कोई है। जैकी धीरे धीरे उस बेड की तरफ जाती है और नीचे की ओर झुककर देखने का प्रयास करती है। तो उसने देखा कि बेड के नीचे एक व्यक्ति लेटा हुआ है जिसने लाल रंग की टी शर्ट और जींस पहने हुए है। जैसे ही वो उसके चेहरे की ओर देखती है तो देखती है कि उसकी आंखें इस अंधेरे में भी काफ़ी तेज चमक रही है और उसका जो स्किन है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ डार्क ग्रे दिख रहा है। वह बदहवास उठती है और कमरे का लाइट जला देती है। जैसे ही वो उस कमरे का लाइट जलाती है, वह व्यक्ति वहाँ पर से ओझल हो जाता है। उस व्यक्ति के गायब होते ही जैकी प्यार से अपने बच्चों को उठाती है, जो अब तक बहुत ही आराम से सो रहे थे। उन्हें वो उठा करके कमरे से बाहर निकलने लगती है तो उसे एक अजीब सा बदबू महकता है। वह इधर उधर देखती है कि कहीं कुछ सड़ा गला तो नहीं है, लेकिन उसे सिर्फ इसी कमरे में वो बदबू महकती है। जैकी उस कमरे का दरवाज़ा को खुला छोड़ देती है ताकि बदबू बाहर निकल करके ख़त्म हो जाए और अपने आसपास के दोस्तों को फ़ोन करके यह बतलाती है कि उसके बच्चों के कमरे में कुछ अजीब सा बदबू महक रहा है। फ़ोन आने के तुरंत बाद जैकी के दोस्त जो आसपास में रहते थे उनके घर में आ जाते हैं और इधर उधर देखते हैं। जैकी उन्हें वो सारी घटना को बतलाती है जो उसने अभी कुछ देर पहले बेड के नीचे देखा था।
अब जैकी के दोस्त भी उस घर में उस बदबू देने वाली चीज़ को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उसे कहीं भी कुछ नहीं मिलता है। उसे पता था कि जैकी ने कुछ दिन पहले ही इस पूरे कमरे की सफाई की थी, उस वक्त ऐसी बदबू नहीं आ रही थी। इधर जैकी सोच में पड़ जाती है कि उसके घर में ऐसी कोई भी अजीब चीज़ तो है नहीं जिसके ऊपर शक किया जा सके, लेकिन वो इतना श्योर हो चुकी थी कि इस घर के अंदर कुछ ऐसा है जो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो उसे फील जरूर कर रही थी। यह सिलसिला यूं ही नहीं थमा। उसके घर में आए दिन कुछ ना कुछ होता जा रहा था। एक दिन उसने देखा कि उसकी घर की दीवार से पीले रंग का पानी निकल रहा है। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और उस पीले रंग के पानी के बारे में पूछा। सभी लोग इधर उधर ढूंढने लगे कि आखिर वो पानी कहाँ से आ रहा है। उसने प्लम्बर को भी बुलाया। प्लम्बर ने भी पूरी तरह से जांच की, लेकिन कहीं पर भी कोई लीक या सीलन उसे नहीं मिली। जैकी अब इन सब चीज़ों से परेशान हो चुकी थी। वो जब भी घर से बाहर काम करने के लिए जाती, वो दीवारों और फर्शों को अच्छी तरह से साफ करके जाती थी, लेकिन जैसे ही वो अपने काम से घर वापस लौटती तो उन्हें फिर से दीवारों पर और फर्श पर वही पीला पानी नज़र आता था। वह इन सब चीज़ों को लेकर के अपने दोस्तों के पास जाती है और पूछती है कि आखिर ऐसा क्या है। मैं रोज़ाना सुबह उसे साफ करके जाती हूँ और जब लौटती हूँ तो देखती हूँ कि सारा फर्श और दीवार उसी पीले रंग के पानी से भरा पड़ा है। जैकी के दोस्त भी आते और उन्हें समझा बुझा करके उन्हें शांत करके वे लोग वापस लौट जाते थे। एक दिन जैकी की छुट्टी थी तो उसने सोचा घर के उन फालतू के सामानों को ऊपर बने एटिक में रख देगी ताकि नीचे और अधिक जगह उसे मिल पाए। जैकी जैसे ही उस एटिक से सटे हुए सीढ़ी से लेकर के कुछ सामानों को एटिक में रखने के लिए जाती है, वह पहली बार रख लेती है और दूसरी बार भी रख लेती है। उसे ऐसा लगता है कि कोई ऊपर से उसे देख रहा है। फिर भी वो तीसरी बार हिम्मत करके कुछ सामानों को लेकर के एटिक की तरफ बढ़ती है। तो जैसे ही वो सीढ़ी से चढ़ करके एटिक के पास पहुंचती है तो ठीक एटिक के कॉर्नर में वही व्यक्ति जो कुछ दिन पहले उसके बच्चों के बेड के नीचे दिखाई दिया था वो दिखलाई देता है और वो उसे देखते ही धड़ाम से नीचे की ओर गिर जाती है। जैकी के गिरते ही ऊपर में ठाक ठीक खटपिट की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है, मानो कोई उसके सामान को इधर उधर फेंक रहा है। साथ ही साथ इधर उधर भागने दौड़ने की आवाज़ भी उन्हें सुनाई देती है। जैकी इन सब चीज़ों से डर जाती है। वह सोचती है कि ऐसे ही तो ज़िंदगी नहीं कटेगी। वह तुरंत बाहर निकलती है और अपने पड़ोस में जा कर के एक दोस्त से मिलती है जिसका नाम सुजैन था। सुजैन से मिलते ही वो अभी घटित घटना को सुजैन को बतलाती है तो सुजैन उसे एक आइडिया देती है। उसने कहा कि टीवी में एक शो आता है डी हंटिंग, तुम ऐसा करो कि उनके टीम मेंबर्स से मिलो, ज़रूर वो कुछ ना कुछ इस बारे में तुम्हारी कोई मदद करेंगे। उसने यह भी बतलाया कि उनके जो टीम मेंबर्स है, क्रू मेंबर्स है, घूम घूम करके इस तरीके की जगह की तलाश करते हैं ताकि वहाँ पर जा करके इस पर वो वीडियो बना सके और इसका सॉल्यूशन कर सके। सुजैन उनसे आगे कहती है कि तुम मुझे कुछ समय दो ताकि इस बीच में उस टीम मेंबर्स और क्रू मेंबर्स के नंबर वगैरह मैं व्यवस्था कर पाऊँ ताकि तुम उनसे मिल करके इस बारे में अच्छी तरह से बातचीत कर पाओ। बहुत जल्द ही जैकी को उन टीम मेंबर्स के नंबर मिल जाते हैं। वो उनसे कांटेक्ट करती है और अपने घर में घट रही घटना के बारे में उन्हें बतलाती है। टीम मेंबर्स भी उनसे कहते हैं कि तुम अपने घर को दिखलाने के लिए तैयार रहो, हम बहुत जल्द ही तुम्हारे घर आ रहे हैं। और बहुत जल्द ही वो टीम जैक के घर आती है और प्रारंभिक तौर पर उनसे उन सवालों का जवाब मांगती है जिसे वे जानना चाहते हैं, क्योंकि उस टीम में एक व्यक्ति था टैफ, जिसका मानना था कि वो पिछले 25 वर्षों से इस कार्य में लगा हुआ है और लगभग 3000 असाधारण मामलों की जांच कर चुका है। उनका कहना था कि अधिकांश मामले बेकार होते हैं और कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसे बढ़ाया नहीं जा सकता था और कुछ ऐसी बातें भी होती है जो बिल्कुल मनगढ़ंत थी। लेकिन जैसे ही वो इस घर में प्रवेश करते हैं, शुरुआत से ही वो किसी अलग तरह के दबाव में अपने आप को महसूस कर रहा था। प्रारंभिक बातचीत और जांच के बाद में 8 अगस्त 1989 की रात को टैफ और उनके 3 जांचकर्ता की टीम जैक के घर आते हैं। वे लोग अपने साथ में वीडियो कैमरा, इंफ्रारेड डिटेक्टर और अन्य उपकरण लाए थे जो अज्ञात छवियों को कैप्चर करने के लिए सक्षम थे। जेफ और उनकी टीम जब जैकी की इंटरव्यू ले रहे थे, उसी वक्त उसी एटिक के ऊपर में लगभग 200 पाउंड जितने भारी चूहों के दौड़ने की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है। वे सारे इन्हें डिस्टर्ब कर रहे थे, यहाँ तक कि उनकी टीम को एक
अलग सा दबाव महसूस हो रहा था और यह दबाव ऐसा लग रहा था जैसे वे पानी के सबसे निचले तल में पहुंच गए हैं। और ये तभी होता है जब आसपास में भूत प्रेत जैसी शक्तियां उन पर हावी हो जाती है। किसी प्रकार जैकी की इंटरव्यू पूरी होती है। उसके बाद में टीम के एक फोटोग्राफर जो एटिक में जा करके वहाँ की फोटोग्राफी कर रहा था, उसके हाथों से कैमरा नीचे गिर जाता है और गिरने के बाद में जब वे लोग उस ओर देखते हैं तब वे देखते हैं कि कैमरे की बॉडी से लेंस अलग है और वो काफ़ी दूर में है, मानो किसी ने उस लेंस को खोल करके दूर दूर में रख दिया हो। उस दिन के बाद जेफ और उसकी टीम दोबारा से जैकी के घर जाती है और जेफ उस वक्त एटिक के ऊपर चढ़ करके फिर से फोटोग्राफ लेने की कोशिश करता है तो वो महसूस करता है कि वो हवा में तैर रहा है। इसके साथ ही साथ एक रस्सी उसके गर्दन की चारों ओर लपेटे हुई है और वो उस पर कसता जा रहा है। साथ ही साथ यह भी देखता है कि पास पड़े कील में उसे लटकाने का प्रयास किया जा रहा है। यह सारी घटना वहाँ मौजूद दूसरे कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी। इसे आप भी साफ साफ देख सकते हैं। आप हमारे थंबनेल को देखेंगे तो बाईं ओर जो व्यक्ति हवा में लटका हुआ नजर आ रहा है वो एक्चुअल में जेफ विटक्राफ्ट की ही ओरिजिनल तस्वीर है। साथ ही साथ आप थंबनेल के दाहिनी ओर देखेंगे उसमें जो मकान दिखाया गया है उसी मकान में जैकी हर्नांडिज रहा करती थी। इन सभी परेशानियों से तंग आकर के जैकी हर्नांडिज सैन पेड्रो वाली उस मकान को छोड़ देती है। उसे एहसास हो रहा था कि वहाँ पर रहते हुए वे अपने पड़ोसियों की इतनी बार फ़ोन करती थी कि उनका टेलीफोन का बिल अत्यधिक बढ़ गया था। साथ ही साथ उसे वहाँ पर रहने में परेशानी भी हो रही थी। वह उस मकान को छोड़ने के बाद केर्न काउंटी के वेल्डन में रहने के लिए चली आई थी। इस नए जगह पर जैकी हर्नांडिज आकर अपने आप को बहुत ही फ्रेश महसूस कर रही थी। उसने अपने 2 पड़ोसियों के साथ टीवी को स्टोरेज के शेड वाली जगह पर ले जाकर के रखा। उन तीनों ने उस टीवी के स्क्रीन में एक बूढ़े आदमी की छवि देखी। यह बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि सैन पेड्रो वाला वही व्यक्ति था जिससे आए दिन जैकी की मुठभेड़ होते रहती थी। उस दिन सेट से किसी के अंदर बाहर होने की आहट से जैकी ठीक से नहीं सो पाई और अगले ही दिन उसने उसी घोस्ट बस्टर वाली टीम को अपने यहाँ बुला लिया। वह टीम एक रात देर से पहुंची और उन्होंने अपने साथ कैमरा और अन्य उपकरण नहीं लाए थे क्योंकि उनका मानना था कि यह शक्ति बहुत ही ताकतवर है और कैमरे और अन्य उपकरण को बर्बाद कर सकती है। लेकिन उन्होंने अपने साथ एक अलग चीज़ लाया था, वो थी ओइजा बोर्ड। ओइजा बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिस पर लोग अपने हाथ रखते हैं और उसके जरिए उस अदृश्य शक्ति से, उस अदृश्य ताकत से बात करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं। ओइजा बोर्ड के जरिए उस आत्मा से संपर्क हो जाता है। संपर्क होने के बाद में टीम के द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में वो बतलाता है कि उनकी मृत्यु सैन पेड्रो की खाड़ी में डुबो दिए जाने के कारण हुई थी और उनका हत्यारा उसी सैन पेड्रो वाले मकान में रहता था। और उसने यह भी बतलाया कि उसका जन्म 1912 में हुआ था और उसकी मृत्यु 1930 में हुई थी और उनका नाम हर्मन हेंड्रिक्सन था। यह वही था जो लाल टी शर्ट और जींस में जैकी को नजर आता था। साथ ही साथ उन 3 लोगों को टीवी के स्क्रीन में जो बूढ़ा व्यक्ति नजर आया था उसका नाम जॉन डेमन था। उसी ने सैन पेड्रो वाले उस मकान को बनाया था, इसलिए वो दोनों आत्माएं उस सैन पेड्रो वाले घर में रह रही थी। जैसे ही इन लोगों की बातें खत्म होती है वैसे ही टीम के एक सदस्य टैफ हवा में ऊपर उठता है और वही अदृश्य ताकत उसे जोर से धक्का मारती है जो उसी कंटेनर की दीवार पर जाकर टकराता है और नीचे गिर जाता है। इसके साथ ही उसके साथ उन लोगों का संपर्क टूट जाता है। इसके बाद टीम के सदस्यों ने 1930 में छपे उस अखबार को ढूंढ निकाला जिसमें हर्मन हेंड्रिक्सन के बारे में लिखा हुआ था। उस पर लिखा हुआ था कि एक मछुआरा जो पानी में डूबकर मर गया, उसका शव 25 मार्च को एक घाट के नीचे तैरता हुआ पाया गया था। इस प्रकार टीम को इस बात की पुष्टि हो जाती है कि उनका सामना एक आत्मा से हुआ था। इधर 1990 में गर्मी के दौरान वेल्डन के उस जगह को छोड़ करके जैकी हर्नांडिज वापस लॉस एंजलिस रहने चली आती है। यहाँ पर भी वो आत्माएं उनका पीछा नहीं छोड़ती है, लेकिन 1990 के बसंत ऋतु में जब वो उस सैन पेड्रो वाले जगह पर जाती है जहाँ पर वो पहले रहा करती थी, वो देखती है कि उसी घर से एक लाइट का गोला बहुत ही जो चमकदार था वो वहाँ से निकलता है और पास के कब्रिस्तान की ओर जाता है। वो उसके पीछे पीछे जाती है और वो देखती है कि वो गोला घूमता घूमता उस कब्रिस्तान पर जॉन डेमन की एक कब्र बनी हुई थी, वहाँ पर
कुछ देर घूमता है और उसी में समा जाता है। यह दृश्य देखकर वह समझ जाती है कि यह आत्मा बहुत ही शानदार तरीके से इस दुनिया से अपने उस दुनिया में चली गई जहां उन्हें जाना था। अब जैकी हर्नांडीज बहुत ही शांतिपूर्वक अपनी ज़िंदगी जी रही थी। यह कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में जाकर जरूर लिखें, और यदि इसकी सत्यता आपको जाननी है तो आप गूगल में जैकी हर्नांडीज हॉरर स्टोरी टाइप करेंगे तो आपको इससे संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। धन्यवाद।